के वस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन पाकिस्तान फ्रंटलाइन पर आ गया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज पर लाने के लिए इस्लामाबाद की मेजबानी में अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में लम्हा लम्हा बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। टीका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया। टीका, इस हवाले से अपडेट कीजिए। सभी खत्म ममालिक टीका से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। तो अहम इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है और आलमी बरादरी का एतमाद, पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो है वो सबके सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में अहम इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। 4 वज़राए ख़ारजा ने इसमें शिरकत की। अमन मिशन और ये बड़ी बैठक थी। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पर है और पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। जी टीका, इस हवाले से अपडेट कीजिए। इजलास ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत अहम इजलास है जो वज़ारत खारजा में, और इजलास के बाद जो वज़ीर खारजा हैं वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं। चूँकि ये मुलाकात पहले कल हो रही थी, लेकिन आज ही ये मुलाकात अब तय पाई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर खारजा, इसके साथ साथ इजिप्ट के वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं और तुर्किया के वज़ीर खारजा अपनी रहायशगाह से कुछ देर बाद रवाना होंगे और वज़ीर आज़म से आज मुलाकात जो है हमारे ज़राए के मुताबिक वो होने जा रही है। इससे पहले जो आज वज़ारत खारजा में इजलास है, 1.5 से 2 घंटे ये इजलास जारी रहा। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने इसकी सदारत की और इसके साथ साथ सऊदी अरब के वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान इसमें शरीक हुए और उसके साथ साथ डॉक्टर बदर जो मिस्र के वज़ीर खारजा हैं वो शरीक हुए और तुर्किया के वज़ीर खारजा थे वो भी इसमें शरीक थे। बामी दिलचस्पी के अमूर के साथ इजलास हुआ। बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आपने अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार मरियम फातिमा साहिबा ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मरियम साहिबा, फरमाइएगा, बड़ी अहम नौयत का ये इजलास हुआ है, क्या कहेंगी आपके पाकिस्तान अब ग्लोबल डिप्लोमेटिक मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर की हैसियत से पाकिस्तान जो है बहुत कामयाबी के साथ इस वक्त जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, मैं इसको कामयाबी इसलिए समझती हूँ कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग पोजीशन में है। पाकिस्तान एक बहुत अहम इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारे बिरादराना ताल्लुकात होते हैं तमाम मुसलमान ममालिक के साथ। इसके साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए पाकिस्तान के सुपर पावर यूएस और साथ ही साथ हमारे नेबरहुड में चाइना है जो कि एक एमर्जिंग स्ट्रॉन्ग पावर है। दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई है, तो चाइना के साथ भी हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर लाइक आयरन क्लडेड फ्रेंड्स। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान बैंड वैगनिंग भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने हेजिंग और बैलेंसिंग का एटीट्यूड रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत कामयाबी के साथ मल्टीपोलैरिटी के दरमियान में, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में मिडिल पावर्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस आ जाता है क्योंकि वो बहुत मैटर करती हैं कि वो किसकी तरफ जो है इंक्लाइंड होती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत प्रैग्मेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है और साथ ही अपने जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं पाकिस्तान के, तो उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही जो है इकोनॉमिक हमारे जो इश्यूज हैं उनको भी हम उनके जैसे भी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे हैं। साथ ही चाइना से पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल इन दैट रिगार्ड। अब ईरान के आपने पर्सपेक्टिव में सवाल किया, तो ईरान के पर्सपेक्टिव में आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने जो है ईरान के ऊपर अमेरिकन अटैक को और इसराइली अटैक को कंडेम किया है यूएन के फोरम्स पे। और साथ ही पाकिस्तान ने अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक्स हुए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पे, तो उनको भी यूएन के फोरम पर ही पाकिस्तान ने उनको भी उनकी मजम्मत की है। तो आप समझ लीजिए कि इस मजम्मत और इन पोजीशंस के बावजूद ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है और यूएस भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए, जिसको प्री नेगोशिएशन फेज कहते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट टॉक्स भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा है और दोनों के जो पैगामात हैं वो एक दूसरे को अरसाल कर रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो मल्टी कोएलिशन फ्रेमवर्क टाइप की जो डिप्लोमेसी है डेवलप हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुसलमान ममालिक कर, तो आपको समझ में आएगी कि इस वक्त पूरी मुसलमान दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट है
बिल्कुल एक तो पाकिस्तान की किसी के साथ भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं है जो कि अनप्रिंसिपल्ड हो, और साथ ही पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो किसी की तरफ भी गैर जानिबदाराना अंदाज में फेवरेबल हो। मरियम साहिबा, तो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो एक पाकिस्तान के pragmatic किरदार के trust है। ऊपर आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का किरदार कितना बैलेंस रहा है, ममालिक के साथ किस तरह से वो डील कर रहा है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी समा की नुमाइंदा सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आप बताइए, इजलास तो ख़त्म हो चुका है, क्या मुशावरत हुई है, क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में हम एक मुश्तरका एलामिये का इंतजार कर रहे हैं और दरख्वास्त यही की गई है दफ्तर खारजा की जानिब से, जो कि मैसेज दिया जा रहा है कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो है इस हवाले से तज्जिया ना किया जाए। और क्योंकि मामला बहुत बहुत हसास है, इसमें एक लफ्ज़ भी जो है अगर ज़्यादा या कमी बेशी उसकी होती है या ज़्यादती होती है तो यकीनन 4 इस वक्त जो ममालिक है उनके वज़राए ख़ारजा ने इस इजलास को होल्ड किया है, और ज़ाहिर है बहुत हसास नौइयत के मामलात इसमें तय पाए हैं। मगर मुझे लगता है मुश्तरका एलामिया से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अहम होगी चारों वज़राए ख़ारजा की। अब सबसे पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान जो थे वो निकल कर गए हैं दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान से, और रिपोर्टेडली जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा हैं बदर अलाती वो मौजूद थे उनके साथ, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ। और जो सबसे बड़ी अहमियत का सवाल है, यकीनन उसमें कुछ देर के बाद भी अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगी तो मैं उस हवाले से ज़्यादा तफसील से बता सकूंगी कि जो डबल चोक पॉइंट इस वक्त रीजन में बनने जा रहा है उस हवाले से बहुत तफसीली बातचीत की गई है। क्योंकि अगर वो सूरत हाल डेवलप होती है खुदा न खास्ता तो एशिया यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले खित्तों में होंगे, और बहुत आसानी से ये सोचा जा सकता है कि यकीनन शायद फिर सूरत हाल इन तमाम तर दोनों रीजन्स के तमाम तर ममालिक में डेफिनेटली फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश ना आए, मगर ये सूरत हाल अगर मजीद 6 और 7वें हफ्ते में दाखिल होती है, क्योंकि इस वक्त भी इत्तलात यही है कि ईरान की जानिब से भी स्ट्राइक्स जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसराइल के भी और साथ में दूसरे ममालिक के भी, और इसराइल की जानिब से भी ईरान के मुख्तलिफ जो सिविल आबादी वाले इलाके हैं उसके ऊपर भी हमले जारी हैं। ईरान की जानिब से स्पेशली अभी जो फ्रेश थ्रेट दिया गया है वो यूनिवर्सिटीज़ का दिया गया है कि अगर हमारे तालीमी इदारे महफूज नहीं हैं तो इनको एडवर्सरी के भी तालीमी इदारों पर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, सूरत हाल सुमेरा साथ ही रहेगा, हमारे साथ मरियम फातिमा साहिबा भी मौजूद है, वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मरियम साहिबा, आप कहिएगा कि पाकिस्तान ने एज अ न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपना जो इमेज है ना वो बड़ा सक्सेसफुली प्रूव किया है। ठीक है मरियम साहिबा, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन वकार साहब की तरफ पहले चलती हूँ। वकार साहब, आप कहेगा यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने, आपकी नज़र में आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान ने एज अ न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपना जो इमेज है वो बड़ा सक्सेसफुली बिल्ड किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अब एक ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहा है बिटवीन वेस्ट एंड बिटवीन मुस्लिम वर्ल्ड, ये कितना पॉजिटिव है? आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है, और अगर सक्सेस को मेजर करना है तो फिर आप अगर न्यू दिल्ली से गोदी मीडिया की चीखें सुन लें या जो भी पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, दैट इंडिकेट्स कि दिस हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस। और भारतीय जो आई थिंक कमेंटेटर्स हैं, आई वुड से जो ऑब्जेक्टिव, वो कह रहे हैं कि इट्स अ डिप्लोमेटिक कू हुआ है साउथ एशिया में, पाकिस्तान हैज एक्चुअली टेकन ओवर द सेंटर स्टेज। मैं ये कहूंगा कि ये आई वुड से कि वो काम है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को करना चाहिए या यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद इसका हेडक्वार्टर बनता है, दिस इज आई थिंक वन इज इट्स ह्यूज सक्सेस। दूसरा, 4 बड़ी मिडिल पावर, ये बड़ा जरूरी है। आई थिंक विल नॉट कमेंट के अंदर क्या हुआ है। उसमें इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान के अलावा पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया, और इनका सबसे ज्यादा स्टेक भी है इसमें कि अमन हो और चीजें जो है वो स्मूथली आगे चलें। और एक और चीज जो मेरे ख्याल में एक असेसमेंट है यहाँ तुर्किया में स्पेशली, कि अभी वक्त आ गया कि ये 4 मिडिल पावर्स जो हैं ये भी यूनाइटेड स्टांस लें सिक्योरिटी से रिलेटेड, और रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको फिर फाल भी बनाएं, और शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से ये बड़े हैवी वेट्स हैं। अगर आप देखें तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया, और उनका पाकिस्तान में आना, वन इट इंडिकेट्स द ट्रस्ट ऑफ दीज नेशंस एंड इस्लामिक वर्ल्ड एंड आल्सो इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वकार साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्ड भी किया जा रहा है और उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश होगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालिया सिफारतकारी है वो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का एक अमली इजहार है? और मैं ये भी चाहूँगी कि ये भी बताइए कि एक वक्त में, यानी कि बैक वक्त में, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से इंगेजमेंट को बरकरार रखे हुए है।
बिल्कुल, यही तो आई थिंक इसकी खूबसूरती है। और मेरे ख्याल लास्ट ईयर से आई थिंक मई 2025 ऑनवर्ड्स आपकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है वो एक हाई ट्रैजेक्टरी पे गई है। और भारत में यही बेसिकली डिस्कस हो रहा है कि हमें साइड लाइन कर दें, मतलब दे हैव मेड एन एफर्ट कि 14 साल लगे रहे आइसोलेट करने, और इस वक्त उनकी अपोजिशन कह रही है कि आपको डोर में क्या बिठाना, आपको शायद गेट से बाहर रखा गया, यू आर नॉट देयर। तो उस लिहाज से आई थिंक दूसरा जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट ओनली कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक स्टेचर है आपका बीइंग अ मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पावर, बट आल्सो डिप्लोमेटिक पावर। चाइना ने इसको फुली सपोर्ट किया है, अमेरिका भी इस तरफ देख रहा है। देखें भी अमेरिकन जो शायद अभी G7 के साथ जाकर रिक्वेस्ट करने की चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुई हैं, और ईरान का भी ट्रस्ट है। आई थिंक ईरान का एग्री करना कि यहाँ पे बातचीत हो और शायद इंशाल्लाह एक स्टेज पे वो लोग भी ज्वाइन करें, बट आई डोंट नो अभी चीजें किस तरह चलती हैं। तो हर लिहाज से 2025 और फिर 2026 जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस का साल रहा, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। और इसमें एक चीज ऐड कर, जो लीडरशिप है उसका बड़ा रोल है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा अहम रोल है। मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ वकार साहब, हमें हमारे नुमाइंदे टीका खान सानी ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं क्योंकि जो इजलास था वो खत्म हो चुका है, तो उस हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं। जी टीका खान सानी, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 1.5 से 2 घंटे तक इजलास जारी रहा वजारत खारजा में, और अभी इजलास तो इख्तिताम पजीर हो गया है। और इजलास के बाद तीनों मुल्कों के जो वज़ीर खारजा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं, और यही ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर में उनकी वज़ीर खारजा की इस इजलास के बाद उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद अलामिया जारी किया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट के एक ही दिन में एक तो इजलास, उसके बाद वज़ीर आज़म से भी मुलाकात जो है होने जा रही है। और इससे पहले तीनों वज़ीर खारजा की पाकिस्तानी वज़ीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से 1-on-1 भी मीटिंग हुई मुख्तलिफ मराहिल में, और उसमें तीनों मुल्कों के, पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ एतमाद का जो है रिश्ता कायम हुआ। उसके साथ साथ शेयरिंग हुई कुछ तजावीज़ की, और इसके बाद ही जो मरकजी इजलास था, मुश्तरका इजलास, वो 2 घंटे। और यकीनन ये इससे पहले जो होमवर्क था वो सामने रखा गया वज़ीर खारजा की तरफ से, जो रवाबत थे तेहरान के साथ और वाशिंगटन के साथ, उस हवाले से भी सामने रखे गए। और दोनों मुल्कों की तरफ से जो एतमाद पाकिस्तान को हासिल है मुज़ाकरात के हवाले से, और जो पेशकश के बाद उधर से रद्द अमल है, वो भी सामने रखा गया। और यकीनन तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की इसमें शामिल होना, और आज मुश्रिक वस्ता के हवाले से जो पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है, डी एस्केलेशन के हवाले से, कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, उसकी आज बाकायदा शुरुआत देखी है। और आज ये पहला बाज़ाब्ता इजलास था जो ओपन इजलास था। इससे पहले तो तरपर्दा राब्ते थे पाकिस्तान के भी, ओपन इजलास से टीका आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा। टीका, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वकार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। समझते हैं कि डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए जियो इकोनॉमिक डिविडेंड्स ला सकती है। जी डेफिनेटली, देखिए अभी आपका उससे पहले सऊदी अरेबिया से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तुर्किया में ये बहुत ज्यादा फीलिंग है कि इंशाल्लाह ताला वी हैव टू मूव टुगेदर, और उसमें दे आल्सो वांट कि एक ब्लॉक बनाया जाए जो मेनली डिफेंसिव ही हो, लेकिन खित्ते में जिस तरह इजराइल हरकतें करता है या इंटरवेंशन होती हैं उससे निजात भी हासिल की जाए। तो उसमें तुर्किया की आप कह लें टेक्नोलॉजी है, उसमें फाइनेंशियल एक आई वुड से हैवी वेट है सऊदी अरेबिया। मिस्र के पास दोनों चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी है और मिलिट्री पावर भी, और पाकिस्तान जो एक गारंटर है खित्ते में स्टेबिलिटी का, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी आई थिंक प्रोवाइड कर सकता है जरूरत पेश आए। तो उसमें ये चीजें आई थिंक जो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं डेफिनेटली, अभी इस वक्त वॉर टाइम में इस वक्त पूरी दुनिया जो है इस चैलेंज को, आपको पता है भारत में अभी पहले किलोमीटर में लाइनें होती थी, अभी दिनों में गिनी जा रही, 5-5 दिन लग रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं शायद वहां पे गैस के लिए। तो ये आई थिंक जब फेज खत्म होती है क्राइसिस का, उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक एट ह्यूज इकोनॉमिक इम्पेटस पाकिस्तान में। अभी आप देखें कराची की पोर्ट और ग्वादर की पोर्ट हाईलाइट हुई है कि गल्फ में अगर टेंशन होती है तो ये ऑल्टरनेट पोर्ट्स हैं, जो बेसिंग है, जो दे सकते हैं। चाइनीज आर इंटरेस्टेड कि जो है सीपेक को फेज 2 लॉन्च किया जाए। सऊदी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आएगी, और तुर्किया पाकिस्तान की जो आई थिंक टेक्नोलॉजी में और ट्रेड में प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगी। उसके अलावा जो है पाकिस्तान को एक सेफ आई थिंक कंट्री भी देखा जा रहा है कि अगर गल्फ से बाहर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ दोज इस्लामिक कंट्रीज कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी आल्सो। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं इस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के या डिप्लोमेटिक मनूवर के, ये पाकिस्तान रीप भी करेगा हार्वेस्ट इसका, और इसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। देखें अभी गल्फ में अगर स्टेबिलिटी रहती है
और अगर सिक्योरिटी का ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि आइंदा हम इस चीज को चेक कर सके, तो फिर ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगा। तुर्किया को ऑलरेडी थ्रेटन कर चुका है इजराइल। उनके पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उसने बड़ा ओपनली कहा कि यू आर नेक्स्ट ईरान। तो ये एक फीलिंग है कि जॉइंटली आपने सिक्योरिटी को भी देखना और साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला विल सी कि 2026 विल बी अ ह्यूज ईयर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, इसके हम मजीद पॉजिटिव जो हैं असरात, वो समराज जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। सुमेरा, आप कहिएगा कि इस इजलास के जरिए पाकिस्तान ने जो एक लीडरशिप वैक्यूम था उसको भी फिल किया है? वैक्यूम जो है वो फिल हुआ है, और यही वजह है कि आपके पड़ोस में इतनी चीखों पुकार मची हुई है कि आपके जो एक बदतरीन एडवर्सरी हैं और उनके वजीर खारजा जो खुद को बहुत सीजन डिप्लोमैट कहते हैं, वो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुए हैं अपनी इंतहाई एक बदतरीन बदइखलाक जबान के हवाले से। पूरी दुनिया ने उनको उस पर जो है वो दे हैव टेकन हिम डाउन। बल्कि पूरी दुनिया की क्या बात करें, खुद हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है कि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ऐसा तभी होता है कि जब बहुत हीट पहुंची हो, और हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिन्होंने हमेशा हर मामले में, खासतौर पे उनको जो ताना दिया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के मामले में तो आप कूद कर आए थे, उसमें आपके अपने मफादात थे। अब जब ईरान में सिविलियन जो है वो लोग उसमें वो शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, खवातीन हो रही हैं, और दूसरी जानब जीसीसी कंट्रीज के अंदर इंतहा के वो जो है वो एक वायलेंट जो रिटेलिएशन है ईरान की जानिब से, उसका निशाना जीसीसी कंट्रीज में भी अगर बने, उसमें पाकिस्तानी भी शहीद हुए। यूएई में आप देख लें, पाकिस्तानी शहीद हुए, और इसी तरीके से कुवैत, बहरीन, कतर, ये तमाम तर मुस्लिम ममालिक हैं। तो अगर यहाँ पर ये चीज एक सिचुएशन बनी थी और पाकिस्तान ने देखा कि वहां पर हम अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं विदाउट टेकिंग इट राउंड्स एंड राउंड्स, और हमें किसी किस्म की अप्रिसिएशन की भूख नहीं थी इसमें। हमने इसमें सबसे बड़ी वैक्यूम ये देखी कि एक जंग है जो खतरनाक से खतरनाक तरीन फेज में जा रही है, और उसको रोकने के लिए, सद्देबाब करने के लिए कोई मुल्क आगे नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान ने उसमें अपना रोल अदा किया। हम एटमी कुव्वत तो हैं, मगर आज दुनिया ने आपको जो टाइटल दिया, पाकिस्तान ने रोल अदा किया। और जिस तरह से आप कह रही हैं कि भारतीय मीडिया जो है या भारत में तो इस तरह की चीखें जो है वो तो सुनाई देती हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेलना चाहता था, लेकिन वो खुद इस वक्त आइसोलेट हो चुका है, और जो दूसरे ममालिक है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, और पूरी दुनिया जो है वो ये देख रही है, और सारी दुनिया की नजरें आज पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे, सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।